Good morning everyone. As you know that we are discussing some important elements of English grammar in this session. जैसा कि आप जानते हैं इन सेशंस में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं उनको समझ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में नाउन के बारे में पढ़ाया था और उसके एंड में मैंने आपको बताया था कि some suffix that are generally used to make abstract. यानी कि कुछ सफिक्स ऐसे होते हैं हमारे जो कि अगर वर्ड के एंड में लग जाएं तो वो हमारे अब्स्ट्रक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे कि मेंट हो गया, मेंट आता है तो वो अब्स्ट्रक्ट नाउन होता है जनरली। हुड हो गया, सी वाई हो गया, जी वाई हो गया, पी एच वाई हो गया। इसके अलावा डम हो गया, डी ओ एम, एस आई ओ एन होता है। इसके अलावा टी आई ओ एन होता है, आई टी वाई होता है, टी वाई होता है, ए एन सी ई होता है, एंड एन सी। इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं हमारे, मैंने इनको आपको पिछले सेशंस में बताया था, ये आपको याद होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेवरी। अब देखिए इसके एंड में आर वाई आया है। देखिएगा जनरली अगर आर वाई आता है तो हम उसे अब्स्ट्रक्ट नाउन ही मानते हैं। जैसे कि सेलिब्रेशन हो गया। अब आप इसके एंड में देखिए सी आई ओ एन आया है, ये भी हमारा अब्स्ट्रक्ट नाउन है। पॉल्यूशन हो गया, ये भी हमारा अब्स्ट्रक्ट नाउन है। डेवलपमेंट हो गया, इसके एंड में मेंट आया है। इसके अलावा जियोग्राफी हो गया, इसके एंड में पी एच वाई आया है, ये भी हमारा अब्स्ट्रक्ट नाउन है। अब गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसका चाहे एंटोनियम हो या चाहे सिनोनियम हो वो भी नाउन ही होगा। सपोज दैट हम मानते हैं फ्रीडम। फ्रीडम अगर आप इसके एंड में देखिए डी ओ एम आया यानी कि ये अब्स्ट्रक्ट नाउन है। ओके, अगर हम इसका सिनोनिम लिखें तो होता है इंडिपेंडेंट। ये भी देखिए फ्रीडम है, अगर फ्रीडम एक नाउन है तो जो इसका सिनोनिम इंडिपेंडेंस होगा ये भी हमारा नाउन ही होगा। अब आप एक और बात देखिए, इसके एंड में भी एन सी ई आया, इससे हमें ये भी पता चल गया इसका जो सिनोनिम है ये भी एक नाउन ही होगा। मैं गाइज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई वर्ड है वो नाउन है तो उसका चाहे सिनोनिम हो या फिर एंटोनियम हो वो भी हमेशा एक नाउन ही होगा। सो गाइज पिछले सेशन में हमने ये कुछ बातें की थी, मैंने आपको कुछ रिवाइज करा दिया कि कुछ सफिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम जनरली यूज़ करते हैं किसी वर्ड के बाद में तो वो हमारे अब्स्ट्रक्ट नाउन बन जाते हैं। मेंट हो गया, हुड हो गया, सी वाई हो गया, जे वाई, पी एच वाई, डम, एस आई ओ एन, टी आई ओ एन, आई टी वाई, टी वाई, ए एन सी ई एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। आज हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। देखिए गाइस, प्रोनाउन अगर हम बुक्स में देखें तो प्रोनाउन एक बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है, बहुत ही बड़े वे में उसको दिया जाता है, उसके काइंड्स होते हैं बहुत सारे। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं आपको केवल उतना बता रही हूँ जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन जैसे प्रोनाउन से संबंधित एरर्स होते हैं सेंटेंस में, उनको ठीक करने के लिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होती है, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें प्रोनाउन को पढ़ना जरूरी होता है। हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, द वर्ड्स
that can be used in the place of noun are called pronoun। यानी कि ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि अगर आप कोई स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि राम घर जाता है, राम उसके बाद सोता है, राम उसके बाद खाना खाता है, राम उसके बाद पढ़ाई करता है। तो आपने इस स्टोरी में देखा, हम अगर बार बार सब्जेक्ट को बार बार दोहराते हैं, जैसे अभी मैंने बार बार दोहराया सब्जेक्ट को, तो स्टोरी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी अजीब सी लगती है। इसी वजह से हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं ताकि हमें सब्जेक्ट को, जो नेम है किसी का, उसे बार बार यूज ना करना पड़े किसी से बात करते वक्त या फिर कोई स्टोरी बनाते वक्त। जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी कि राम घर जाता है, राम सोता है, उसके बाद राम खाना खाता है, तो इसमें अगर मैं बार बार नाम ही लूँ तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। अब मैं अगर सही से कहूँ तो राम घर जाता है, उसके बाद वह खाना खाता है, उसके बाद वह सोता है। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को बताने के लिए प्रोनाउंस का यूज़ किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँ, श्याम हैज रेड द बुक। ओके, और इसी के आगे मैं सेंटेंस लिख दूँ, ही लाइक्स इट। यानी कि श्याम जो है वो किताब को पढ़ चुका है और वह उसे पसंद करता है। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा इतना हुआ कि श्याम जो है वो किताब को पढ़ चुका है, एंड सेकेंड सेंटेंस है ही लाइक्स इट। अब देखिए, ये जो ही यूज हुआ है, ये हुआ तो श्याम के लिए ही है ना, श्याम की जगह पर ही तो यूज हुआ है, इसीलिए ये नाउन की जगह पर यूज हुआ है, इसीलिए हमारा प्रोनाउन है। और ये देखिए, जो इट है, इट मतलब कि किसे पसंद करता है, वो करता तो बुक को ही है ना, क्योंकि उन्हें बुक पढ़ चुका है। यानी कि ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह पर ही रख दिए जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा, राम हैज रेड द बुक, राम बुक पढ़ चुका है, राम बुक है जो किताब है उसे पढ़ चुका है। सेकंड मैंने लिखा उसके आगे ही लाइक्स इट, वह उसे पसंद करता है। तो जो ही यूज हुआ है ये हमारा श्याम के लिए यूज हुआ है, इसीलिए प्रोनाउन है। और जो इट यूज हुआ है ये हमारा बुक के लिए यूज हुआ है, इसीलिए ये भी हमारा प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आई होंगी। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के काइंड्स जो हमारे बहुत सारे होते हैं, हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है, हमें बस उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए जरूरी है। तो इसके टाइप्स कुछ इस तरह से होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा पर्सनल, सेकंड नंबर पे होता है हमारा पजेसिव, थर्ड नंबर पे होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को हम एम्पेटिक भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे होता है हमारा रेसिप्रोकल। फिफ्थ नंबर पे होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। सिक्स नंबर पे होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। सेवेंथ नंबर पे होता है हमारा इंडेफिनिट। एट नंबर पे होता है हमारा इंट्रोगेटिव। एंड 9 नंबर पे होता है हमारा रिलेटिव। गाइस, ये होते हैं हमारे काइंड्स प्रोनाउन के, पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को ही हम एम्पेटिक भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इंडेफिनिट होता है, इंट्रोगेटिव होता है एंड रिलेटिव होता है। देखा जाए ये बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन देखिए गाइस, पर्सनल के अंतर्गत आते हैं हमारे मुख्य रूप से आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। यानी कि मोस्टली
जो हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करते हैं जिन प्रोनाउंस का, मोस्टली पर्सनल के अंदर वही प्रोनाउन आते हैं। देखिए आई है, इसको हम ज़्यादा सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं। वी है, यू है, ही, शी, इट, दे, इन सभी को हम सब्जेक्ट या पे एज ए यूज करते हैं, इसीलिए ये सारे प्रोनाउंस हमारे पर्सनल के अंतर्गत आते हैं। अब पजेसिव, जैसा कि हम नाम से ही जान सकते हैं, पजेसिव मीन्स क्या होता है, अधिकार। अब अधिकार बताने के लिए हम यूज करते हैं माइन का। अब गाइस हम अधिकार बताने के लिए माई का भी कर सकते हैं, लेकिन माई का क्यों नहीं करते हैं हम, मतलब माई का भी कर सकते हैं लेकिन हम प्रोनाउन की सेशन में माई को नहीं पढ़ेंगे। वो क्यों नहीं हम उसको पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। और जैसे में हमारा अवर्स भी आता है, योर्स भी आता है, हर्स भी आता है, हिज भी आता है, एंड देयर्स भी आता है। ये तो हो गए हमारे अधिकार बताने के लिए प्रोनाउन, जैसे कि माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स। अब गाइस बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव या फिर एम्पैथिक की। इनमें मुख्य रूप से आते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, या फिर योर सेल्फ को योर सेल्फ भी कभी कभार हम बोलते हैं। देखिए गाइस, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है, अगर वो एक है आप तब भी उसको यू बोलोगे, अगर 4-5 हैं तब भी आप उनको यू ही बोलोगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें एक व्यक्ति की बात करनी हो, एक पर्सन है, तो उसके लिए हम योर सेल्फ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे हों तो उनको भी हम यू ही बोलते हैं, उनके लिए हम योर सेल्फ का यूज़ करते हैं। अवर सेल्फ भी आता है इसमें। बात कर लेते हैं हम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में दो ही आते हैं, ईच अदर एंड वन एंड अदर। ईच अदर का जो मीन्स होता है वो होता है आपस में या एक दूसरे के साथ, एंड वन अनदर का भी मीन्स यही होता है। लेकिन गाइस ईच अदर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम दो लोगों की बात कर रहे हों, और वन अनदर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि सोनू और मोनू आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे, सोनू एंड मोनू वर फाइटिंग विद ईच अदर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे, द बॉयज वर फाइटिंग विद वन अनदर। दो होंगे तो उनके लिए ईच अदर का यूज करते हैं हम, लेकिन अगर दो से ज्यादा होंगे उनके लिए हम वन अनदर का यूज करेंगे, और इसका मीन्स दोनों का आपस में होता है या एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए गाइस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हमारे केवल 4 ही प्रोनाउन आते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दो। दिस का यूज गाइस हम सिंगुलर वे में करते हैं, एंड दीज का यूज गाइस हम प्लूरल वे में करते हैं। लेकिन इन दोनों का यूज हम तब करते हैं जब चीजें हमारी पास रखी होती हैं। देखिए जैसे कि मेरे पास अभी ये एक मार्कर है, अगर मैं कहूँ ये मेरा मार्कर है और ये मेरे पास भी है, इसलिए मैं कहूँगी दिस इज माई मार्कर। लेकिन अगर मेरे पास कोई बात नहीं, अगर मेरे पास ये बहुत सारे मार्कर हो और मैं अपने हाथ में पकड़े हूँ, तो मैं कहूँगी दीज आर माई मार्कर्स। इसी तरह से गाइस दैट का यूज़ हम सिंगुलर वे में करते हैं, एंड दोज का यूज़ हम प्लूरल वे में करते हैं। लेकिन दैट एंड दोज का यूज़ हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे कि मार्कर है, बहुत दूर रखा हो और मैं ये कहूँ कि ये मेरा मार्कर है, तो मैं ये बोलूँगी दैट इज़ माई मार्कर। और अगर बहुत सारे मार्कर हैं मुझसे दूर, थोड़ी दूर जगह पर रखे हैं, तब मैं बोलूँगी दोज आर माई मार्कर्स। तो ये थोड़ा हमें डिफरेंस होता है, ये हमें बचपन से ही पता होता है। नेक्स्ट होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें आते हैं हमारे ईच, वन, नन, आइदर, नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमारे बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, ईच, वन, नन, आइदर, नाइदर। एक बात आप गाइस हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी ईच, वन, नन, आइदर, नाइदर आता है और अगर वो प्रोनाउन है तो इन सब के बाद ऑफ जरूर लगाओ। ये जो होंगे ये सारे वर्ड डायरेक्ट नाउन से जुड़े हुए नहीं होंगे। देखिए गाइस, हम नाउन का यूज कब करते हैं, संज्ञा को हटाकर ही तो करते हैं। जब हम संज्ञा को हटा देंगे, यानी कि संज्ञा को हमने हटा दिया और उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन को बिठा दिया,
तो ये होते हैं हमारे प्रोनाउन। लेकिन अगर देखिए ईच है तो ईच को हम खाली नहीं रख सकते, उसके साथ हमें कुछ नाउन जोड़ना पड़ेगा। अगर हम उसके साथ सीधे नाउन जोड़ देंगे, जैसे ये ईच है, इसके साथ हमने अगर सीधे नाउन जोड़ दिया तब ये ईच है, ये हमारा प्रोनाउन नहीं रहेगा, तब हमारा ये एडजेक्टिव हो जाएगा। गाइस ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं और इन सारे वर्ड्स को किसी नाउन के साथ जोड़ना है तो हमें ये दीवार खड़ी करनी होगी, ऑफ की दीवार। उस टाइम पर ये हमारे ईच, वन, नन, ये हमारे प्रोनाउन होंगे। अभी मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे जैसे इंडिफरेंट में आते हैं, इसमें आता है समवन, ऑल आ जाता है, इसमें एवरीवन आ जाता है, वन, इसमें वन आ जाता है। ठीक है, इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें कंफर्म पता ना हो। देखिए समवन कोई, मतलब कोई हो सकता है, हमें कंफर्म उसके बारे में पता नहीं है। ऑल यानी कि सभी, एवरीवन मीन्स सभी होता है, वन मीन्स कोई होता है। इंडेफिनेट का मतलब होता है जिसके बारे में हमें कंफर्म पता ना हो, उनके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आते हैं हमारे हु, whom या फिर what। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं गाइस। देखिए मैं इनको अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोल रही हूँ तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें ये वर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन जब इन वर्ड्स का यूज हम एज अ प्रोनाउन करते हैं तब ये वर्ड्स हमारे प्रोनाउन होते हैं। उस टाइम पर ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं। अभी आगे एग्जांपल आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। और गाइस रिलेटिव भी इंट्रोगेटिव की तरह होते हैं, रिलेटिव कुछ अलग नहीं होता है। इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव दोनों एक ही बात होती है, इसमें भी यही आते हैं। तो गाइस ये हमारे कुछ काइंड्स हैं प्रोनाउन के। फर्स्ट हो गया हमारा पर्सनल। पर्सनल के अंतर्गत क्या आता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एटसेट्रा, यानी कि जिन्हें हम मोस्टली सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। सेकेंड होता है हमारा पजेसिव, यानी कि हम अधिकार बताने के लिए यूज करें। अधिकार बताने के लिए जिन हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं वो हमारे माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर और भी बहुत से होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा रिफ्लेक्सिव, जिन्हें हम एम्पेटिक भी बोलते हैं। इनमें आते हैं हमारा माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में केवल दो ही आते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर का मीन्स भी होता है आपस में एंड वन अनदर का मीन्स भी होता है आपस में। ईच अदर का यूज़ हम दो लोगों के लिए करते हैं एंड वन अनदर का यूज़ हम दो से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे चार आते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। उसके बाद होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें आते हैं ईच, वन, नन, आइदर, नाइदर। लेकिन इनके साथ अगर ये प्रोनाउन है, हम इन्हें एज अ प्रोनाउन मान रहे हैं तो इनके बाद हमेशा ऑफ आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं इंडेफिनिट। इनमें हम सम वन, ऑल, एवरीवन, वन और उनका यूज़ करते हैं। एंड इंट्रोगेटिव एंड जो रिलेटिव होते हैं वो एक ही बात होती है। इनमें whom आ जाता है, हु आ जाता है एंड व्हाट आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको। अब गाइस मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। ईच ऑफ द बॉयज इज हैप्पी एंड मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ईच बॉय इज हैप्पी। अब गाइस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, यहाँ पे मैंने बॉयज लिखा, यहाँ पे मैंने इज लगा दिया। वो इज मैंने इस वजह से लगाया, देखिए ईच ऑफ द बॉयज लड़कों में से प्रत्येक लड़का। और जब हम प्रत्येक लड़के की बात करेंगे तो एक लड़के की बात करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इज लगाया। अब समझने की बात हमारी ये है, देखिए ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज हमारा क्या है, नाउन। लेकिन इस नाउन को हमने ऑफ के साथ जोड़ा है, इसीलिए जो ईच है हमारा यहाँ पे ये प्रोनाउन है। देखिए गाइस कभी भी प्रोनाउन को हम डायरेक्ट नाउन के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अगर हम उसको डायरेक्ट नाउन के साथ जोड़ेंगे तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे कि ये वाला नीचे वाला सेंटेंस है, ईच बॉय इज हैप्पी, प्रत्येक लड़का खुश है। दोनों सेंटेंस का मीन्स एक ही है। ऐसे देखिए ये जो बॉय है ये हमारा नाउन है, लेकिन गाइस ये जो ईच है इससे यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो क्या ये अब ना ये यहाँ पे अब प्रोनाउन होगा? नहीं, ये यहाँ पे अब प्रोनाउन नहीं होगा, ये यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। क्योंकि गाइस जैसा कि हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं
कि प्रोनाउन का यूज़ हम नाउन को रिप्लेस करके करते हैं। अब जब नाउन को ही रिप्लेस कर देंगे तो उसके बाद अगर नाउन लगा है तो वो प्रोनाउन नहीं होता, वो कुछ ठीक नहीं बैठता है। इसीलिए गाइस इन दो सेंटेंस को मैंने इसीलिए लिखा है कि ईच ऑफ द बॉयज इज हैप्पी, लड़कों में से प्रत्येक लड़का खुश है। इसमें बॉय जो है वो नाउन है, लेकिन इस नाउन के बीच में जो दीवार है वो है ऑफ की, इसीलिए जो ईच है ये हमारा यहाँ पर प्रोनाउन हुआ। एंड ईच बॉय इज हैप्पी, इसमें ये जो बॉय है ये नाउन है और ये जो ईच है ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लिखूं, दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माई, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। दोनों सेंटेंस का मीन्स गाइस एक ही है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो दिस है वो अकेला है और ये यहाँ पे नाउन की जगह पे यूज हुआ है, इसीलिए ये हमारा प्रोनाउन है। और गाइस हाउस, हाउस क्या हमारा ये नाउन, और ये जो माई है ये हमारा एडजेक्टिव। अब शायद गाइस आपको समझ में आया होगा कि मैंने माई को क्यों प्रोनाउन के पजेसिव में नहीं बताया था। अगर हम एज अ पजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर हम माई को कभी भी प्रोनाउन नहीं कहेंगे, क्योंकि माई हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्योंकि माई एडजेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि माई के बाद हमें कुछ लगाना पड़ेगा, हम खाली माई नहीं बोल सकते, माई के बाद हमें नाउन या फिर कुछ भी लगाना पड़ेगा, इसीलिए ये जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। और नीचे वाला सेंटेंस देखिए, दिस हाउस इज माइन। ओके, अब इसमें हाउस क्या है, ये तो नाउन हो गया। ओके, अब ये जो यहाँ पे दिस है ना, ये इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इस टाइम पर ये हमारा प्रोनाउन नहीं होगा, इस टाइम पर ये हमारा एडजेक्टिव होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि ये जो दिस है यहाँ पर डायरेक्ट नाउन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा एडजेक्टिव है। जैसे गाइज मैंने आपको बताया कोई वर्ड एक्चुअल में क्या है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, हमें ये देखना होता है कि कोई वर्ड किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में ये यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे यूज हुआ है, यह किसके लिए यूज हुआ है, ये घर के लिए यूज हुआ है कि यह जो घर है वो मेरा है, इसीलिए ये यहाँ पे प्रोनाउन है। लेकिन ये जो हाउस है इसके साथ ये माई जुड़ा हुआ है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव है। नीचे वाले सेंटेंस में दिस हाउस, ये हाउस है, ये हमारा नाउन है, इतना तो हमें पता है, लेकिन ये जो दिस है ये इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस टाइम पर ये हमारा प्रोनाउन नहीं होगा, इस टाइम पर ये हमारा एडजेक्टिव होगा। अब ये जो माइन है ये पोजेशन के लिए दिखाया गया है, माइन किसके लिए बताया गया है, घर के लिए बताया गया है, ये घर मेरा है, तो इस टाइम पर ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। इसीलिए गाइस प्रोनाउन में हम पोजेसिव के लिए माइन को पढ़ते हैं, ना कि माई को, क्योंकि माई को पढ़ना ठीक नहीं रहता है। हाँ, माई भी पोजेशन होता है लेकिन ये हमेशा एडजेक्टिव रहता है। माई के बाद हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, लेकिन माइन के बाद जरूरी नहीं हम कुछ लगाएं। माइन का मतलब मेरा होता है और मेरा ये यूज किया गया है, ये घर के लिए यूज किया गया, ये घर है, ये मेरा है, इसीलिए जो इस टाइम पे ये प्रोनाउन है। इसीलिए गाइस मैंने आपको बताया था जिसकी ईच होता है इसको हम अगर डायरेक्टली जोड़ दें किसी के साथ तो उस टाइम पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसको प्रोनाउन बनाना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते किसी से, उसके लिए हमें बीच में ऑफ की दीवार खड़ी करनी होगी। आगे मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अब गाइस मैं एक और सेंटेंस लिखूँ, सम पीपल आर ऑलवेज हैप्पी। कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अब ये जो प्यूपल है ये तो हो गया हमारा नाउन, मैंने आपको नाउन के सेशन में पढ़ाया था प्यूपल हमारा नाउन होता है। ओके, अब क्योंकि ये जो सम है ये डायरेक्टली नाउन से जुड़ा हुआ है तो क्या ये इस टाइम पर प्रोनाउन होगा? नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं, ये इस टाइम पर हमारा प्रोनाउन नहीं होगा, ये इस टाइम पर हमारा एडजेक्टिव होगा। अब अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, some like money, others like prestige। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस का जो मीन्स है वो कुछ इस तरह से है, कुछ लोगों को पैसा पसंद होता है, कुछ लोगों को प्रेस्टीज होता है, प्रतिष्ठा, अन्य लोगों को प्रतिष्ठा पसंद होती है। ओके गाइस, अब देखिए ये जो सम यहाँ पे आया हुआ है लोगों के लिए तो आया है,
लोगों को रिप्लेस करके ही तो सम आया। यहाँ पे सम का मतलब है लोगों को। अब लोगों के लिए हम प्यूपल का यूज करते हैं, यानी ये जो सम है इसने प्यूपल को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे आ गया है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है। एंड अदर्स है, ये भी हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है, क्योंकि ये लोगों के बारे में बता रहा है। लोगों को इसने रिप्लेस कर दिया और अपने लोगों की जगह ले। यही कुछ डिफरेंस होता है कि जो सम, ईच, आइदर, नाइदर होते हैं, अगर ये डायरेक्ट किसी नाउन से जुड़े होते हैं तो उस टाइम पर वो प्रोनाउन नहीं होते, उस टाइम पर वो एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन आपने ये वाला सेंटेंस देखा, इस सेंटेंस में ये जो सम है ये लोगों के लिए यूज हुआ है। सम ने लोगों को रिप्लेस कर दिया है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। एंड अदर्स भी हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। आगे भी चलते हैं। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, वन शुड रेस्पेक्ट one's parents। देखिए इस सेंटेंस में ये देखिए, ये जो वन है ये हमारा प्रोनाउन है। अब देखिए थोड़ा हम एंड में जाते हैं। ये पेरेंट्स क्या है, हमारा पेरेंट्स होता है हमारा नाउन, और क्योंकि हमें पता है ये वन से हमारा पोजेशन दिखाने के लिए यूज हुआ है, लेकिन ये है ये नाउन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये इस टाइम पर हमारा प्रोनाउन नहीं है, ये इस टाइम पर हमारा एडजेक्टिव है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डायरेक्ट नाउन से जुड़ा हुआ है तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर कोई सिंगल, जैसे हमने नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई वर्ड यूज किया है तो ये हमारा प्रोनाउन होगा। अब जो मेन डिफरेंस है वो ये हमें समझना है कि पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए गाइस, पजेसिव एडजेक्टिव में हमारा आता है माई, अवर, योर, हिम, सॉरी हर, हिज आता है यहाँ पे, हिज, हर, देयर। लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन आते हैं उनके अंदर आता है माई, अवर्स, योर्स। हिज का यहाँ पे हिज ही रहता है पजेसिव दिखाने के लिए, यहाँ पे हर्स हो जाता है एंड देयर्स। ये कुछ गाइस डिफरेंस होता है। ये होते हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउन एंड ये होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में माई, अवर, योर, हिज, हर एंड देयर का यूज किया जाता है। एंड माई के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, अवर के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं इनके बाद नाउन नहीं होता है। ये होते हैं हमारे माई, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर। अब जैसे कि लेटर पर, जैसे कि आपने लेटर अगर लिखा होगा या फिर लेटर्स को पढ़ा होगा तो आपने वहां पे लास्ट में एक सेंटेंस देखा होगा, लिखा होता है योर्स फेथफुल। मोस्टली आपने देखा होता है ये लिखा होता है योर्स फेथफुल, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो योर्स यूज हुआ है ना, ये हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि इसने नाउन को रिप्लेस किया है योर्स फेथफुली। इस सेंटेंस को इसी तरह से ही हम सही बोल देंगे। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं योर्स फेथफुली, ओके गाइस, तो हमें पता है जो योर है ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। एंड जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उस सेंटेंस में उसके बाद नाउन जरूर आता है, लेकिन इस सेंटेंस में फेथफुली है, ये तो हमारा एडवर्ब है। देखिए एंड में एल वाई होता है। जनरली गाइस क्या होता है कि मोस्टली सेंटेंस के एंड में अगर एल वाई है तो हम उसे एडवर्ब कंसीडर करते हैं, एक्चुअली वो एडवर्ब होता ही है। अब यहाँ पे योर है, योर के बाद हमें पता है नाउन आना है क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे तो नाउन नहीं आना, इसीलिए ये तरीका होता है, ये गलत होता है। हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं। बात करें अगर हम इसको इस तरह लिखें योर्स फेथफुली,
गाइस ये तरीका भी हमारा रॉन्ग होता है। अब गाइस देखिए, जैसे कि हमने इसमें योर में अपोस्ट्रॉफी एस लगा दी। देखिए अपोस्ट्रॉफी एस हम कब लगाते हैं, जब भी हमें काकी के बताना हो। जैसे कि अगर मैं लिखूं राम, तो इसका मतलब होता है राम का। लेकिन अगर मैंने योर के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया तो योर का मतलब तो वैसे भी होता आपका, और अगर हमने आपका के साथ का और जोड़ दिया तो मीन्स क्या हो जाएगा, आपका का। तो ये कुछ मीन्स हुआ नहीं हुआ। इसीलिए ये जो तरीके जो होते हैं वो गलत होते हैं। जो सही से लिखा जाता है वो योर्स फेथफुली होता है। अब मैं अगर एक और सेंटेंस बोलूँ आपको, अगर मैं लिखूं योर लविंग सन, और मैंने लिखा योर लविंग सन। ओके गाइस, अब गाइस ऊपर वाले सेंटेंस देखिए, योर्स लविंग सन। सन क्या हमारा नाउन है। गाइस क्या पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर आ सकता है? तो सोचिए, योर्स लविंग सन, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है, आपका प्यारा बेटा। इसमें नाउन भी आया हुआ है। तो ये जो इस तरह से हम लिखेंगे, ये इस सेंटेंस को इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये सेंटेंस हमारा पूरा रॉन्ग होगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा। ये तरीका है, ये तरीका हमारा सही है। मैं आपको ये गाइस ये बताना चाह रही हूँ कि अगर पजेसिव प्रोनाउन का हमने यूज़ किया है तो उसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता, उसके बाद हम नाउन नहीं रखते हैं। अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम नाउन को जरूर रखते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए गाइस, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, whose book is it? ये है किसकी किताब है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ये है किसकी किताब है, तो आप मुझे इसका दो तरह से आंसर दे सकते हैं। इट इज योर, ये आपकी किताब है। देखिएगा, ये योर का यूज हमने किस लिए किया, ये योर्स का यूज किया तो हमने किताब के लिए ही है ना। यानी कि किताब को रिप्लेस करके ये जो योर्स है ये यहाँ पर आ गया है पोजेशन दिखाने के लिए। इसीलिए जो योर्स है ये हमारा प्रोनाउन है। इसको आप इस तरह से नहीं बोलोगे इट इज योर। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, योर होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है और इसके बाद हमें कुछ ना कुछ नाउन लगाना होता है। हाँ, इस सेंटेंस को हम इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं, इट इज योर बुक, ये आपकी किताब। अगर गाइस हमने योर्स के बाद अगर बुक लगा दिया तो ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि योर्स क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन अगर हम यूज करें तो ये नाउन यहाँ पे आ ही नहीं सकता। इसीलिए आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं, या तो आप बोलिए इट इज योर बुक या फिर इट इज योर्स। मैं आपको गाइस बस इतना ही समझाना चाह रही हूँ कि पजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं उनके बाद हम नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन का यूज़ करना होता है। अगर हम नहीं करेंगे, जैसे यही वाला सेंटेंस है, इसमें योर है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद हमने नाउन का यूज़ नहीं किया है अगर, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसका नाउन का यूज़ किया तो हमारा सेंटेंस सही होगा। ये है आपकी किताब है, बुक से पहले योर लगा है, इसलिए ये हमारा पजेसिव है। लेकिन यहाँ जो योर्स है ये हमें पूरा यही बता रहा है कि ये आपकी किताब है, ये किताब के लिए यूज हुआ है। समझ में आई होगी गाइस आपको बात। इसी तरह से मैं आपको एक और सेंटेंस बताती हूँ। दिस कार इज हर्स, और मैं लिखूं दिस इज हर कार। देखिए गाइस, कार क्या है, हमारा नाउन है और इससे पहले दिस आया है। तो गाइस आप मुझे बताइए, नाउन से पहले अगर दिस आया है तो ये क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा? बताइए गाइस, जल्दी से बताइए कि नाउन आ गया है, नाउन से पहले अगर मैंने दिस का यूज किया है तो ये प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा? यस और नो? नहीं होगा, क्योंकि नाउन के साथ हम डायरेक्ट किसी प्रोनाउन को नहीं जोड़ते हैं। ये दिस होगा
हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये जो हर्ष आया है एंड में, ये कार उसकी है, ये हर्ष होगा हमारा प्रोनाउन। हर्ष हमारा प्रोनाउन होगा, लेकिन ये दिस है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा। नीचे वाले सेंटेंस में दिस इज हर कार, हर क्या है हमारा, सॉरी कार क्या हमारा, नाउन है। और नाउन से पहले अगर कोई पोजेशन दिखाने वाला शब्द जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, हमारा पोजेशन एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आया हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में जो दिस है ये हमारा प्रोनाउन है। ऊपर वाले सेंटेंस में दिस हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट कार जुड़ी हुई है, डायरेक्ट नाउन जुड़ा हुआ है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में दिस हमारा नाउन के लिए यूज किया गया है, इसीलिए ये हमारा प्रोनाउन है। और हर है ये हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे क्योंकि हर के साथ डायरेक्ट नाउन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कार जुड़ी हुई है। लेकिन ऊपर वाले जो हर्ष है इसके साथ कोई भी नाउन नहीं जुड़ा हुआ, इसीलिए ये हमारा प्रोनाउन हो गया। आगे चलते हैं। जैसे गाइस अगर मैं लिखूं ऑल मैन आर ग्रीडी और मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं ऑल इज हैप्पी। अब देखिए सभी आदमी जो है वो लालची हैं। ओके, अब इसमें देखिए सभी आदमी, सभी तो बताया गया है, उसके साथ में ये जो नाउन है ये नाउन भी जोड़ दिया गया है। मैन क्या हमारा नाउन है और इसके साथ ये जो ऑल जुड़ा हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट नाउन जुड़ा हुआ है भाई, इसीलिए हमारा ऑल होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखिए ऑल इज हैप्पी, सभी प्रसन्न है, सभी मनुष्य प्रसन्न है। इसका मतलब हम सेंस कुछ इस तरह से लेंगे कि सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग खुश हैं। ये जो ऑल यूज हुआ है यहाँ पर ये हमारा सबके लिए यूज हुआ है। कहने का मतलब ये जो ऑल है ये सभी आदमियों के लिए यूज हुआ है कि सभी मनुष्यों के लिए यूज हुआ है। तो इसने क्या किया है, मैन को रिप्लेस करके उसकी जगह ही तो ले ली है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। जैसे कि एक सेंटेंस होता है ऑल इज वेल, ये गाना भी आपने शायद सुना हो, ऑल इज वेल। तो इसमें ऑल इज वेल यानी कि सब कुछ ठीक है, सारी चीजों के लिए बताया गया है सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं एवरी गर्ल इज हैप्पी, प्रत्येक लड़की खुश है। ओके, तो यहाँ पे जो गर्ल है ये तो है हमारा नाउन। अब नाउन के साथ एवरी जो है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। गाइस हम अभी एडजेक्टिव को नहीं पढ़ रहे हैं, पर हम प्रोनाउन रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर कोई वर्ड है जैसे कि एवरी है, इसको हमने पढ़ा था प्रोनाउन के सेशन में। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इसको पढ़ा था। ओके ठीक है, ये जो प्रोनाउन के सेशन में हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो वर्ड है अगर ये डायरेक्ट नाउन के साथ आया तो उस टाइम पे ये प्रोनाउन नहीं होगा, उस टाइम पर ये हमारा एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिखती ईच ऑफ द गर्ल्स, अगर मैं यहाँ पे ये लिखती ईच ऑफ द गर्ल्स इज हैप्पी, तो इस टाइम पर ये जो हमारा ईच है ये हमारा प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, इसके बीच में ये ऑफ की दीवार आ गई। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। अब गाइज मैं एक और एग्जांपल दूं आपको। ईच बॉय wants to play। एक और सेंटेंस मैंने दिया ईच ऑफ द बॉय wants to play। अब इन दोनों सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि ऊपर वाले सेंटेंस में ईच क्या है एंड नीचे वाले सेंटेंस में ईच क्या है। ध्यान से पढ़िए, ईच बॉय वांट्स टू प्ले एंड नीचे वाला सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज वांट्स टू प्ले। आप मुझे जल्दी से बताएंगे जल्दी से कि ऊपर वाले सेंटेंस में ईच है वो क्या है एंड नीचे वाले सेंटेंस में ईच है वो क्या है। इन दोनों सेंटेंस में कौन सा वाला ईच हमारा प्रोनाउन है। आई होप आपको अब तक पता चल गया होगा। देखिए
ऊपर वाला सेंटेंस है, इसमें ये जो बॉय क्या है हमारा, बॉय हमारा नाउन है, और ऊपर वाली सेंटेंस में जो ईच है ये डायरेक्ट नाउन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोनाउन कभी भी डायरेक्ट नाउन से नहीं जुड़ा होता है। ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस है, इसमें भी बॉय जो है वो हमारे नाउन है, लेकिन ये जो ईच है डायरेक्ट नाउन से नहीं जुड़ा हुआ है, ऑफ नाम की दीवार खड़ी है, इसलिए ईच हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। आपने बिल्कुल सही बताया होगा, मुझे ऐसा लगता है गाइस। एक और मैं सेंटेंस लिखूं, आइदर बॉय इज गिल्टी। और दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, आइदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी। देखिए गाइस, आइदर का मीन्स होता है या तो, मतलब हमारे पास दो चॉइस होंगी, लेकिन हमें एक ही चॉइस उनमें से चुननी होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इज का यूज किया है, क्योंकि चॉइस तो हमारे पास दो हैं, लेकिन हमें चुननी एक ही होगी। अब गाइस इस सेंटेंस में भी आप मुझे बताएंगे ऊपर वाला आइदर क्या है एंड नीचे वाला आइदर क्या है। इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा वाला आइदर प्रोनाउन है, जल्दी से बताइए। आप जल्दी से सेंटेंस को देखिए और बताइए कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा आइदर प्रोनाउन है एंड कौन सा आइदर एडजेक्टिव है। आई होप आपने बता लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, ये बॉय क्या हमारा नाउन है, और आइदर ये डायरेक्ट नाउन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। नीचे वाले सेंटेंस में भी जो बॉयज है ये भी हमारे नाउन है, लेकिन ये हमारा जो आइदर है डायरेक्ट नाउन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये ऑफ बीच में दीवार आ गई है, इसीलिए ये वाला जो आइदर है ये हमारा प्रोनाउन है। ऊपर वाला आइदर हमारा एडजेक्टिव है एंड नीचे वाला आइदर हमारा प्रोनाउन है। गाइस ये हमारी प्रोनाउन से रिलेटेड एक टेबल है। इस टेबल को आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, इसको हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पर्सन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद एज अ सब्जेक्ट हम पर्सन को क्या कहेंगे, जिसे हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, रेगुलर में हम इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव उसके बाद जिसको हम एज ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद एज पजेसिव, उसके बाद एज रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव को ही हम बोलते हैं एम्पेटिव। अब गाइस पर्सन जरा समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है, जो बात कहता है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन एक इंसान है तो अपने आप को आई कहेगा, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, तो उन्हें हम वी कहते हैं। जो बोलता है उसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ये सब्जेक्ट में हम आई एंड वी का यूज़ करते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं मी एंड अस। आई का होता है ऑब्जेक्टिव केस मी एंड वी का होता है ऑब्जेक्टिव केस अस। बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए हम वी का यूज़ करते हैं, जो बात कहते हैं। अब पजेसिव केस में हम आई का पजेसिव माइन करते हैं। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई का पजेसिव माई भी होता है, लेकिन क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इसीलिए प्रोनाउन में अगर हम पजेसिव माई पढ़ते हैं तो वो पढ़ना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए हम इसका पजेसिव माई नहीं पढ़ेंगे। एंड वी का जो पजेसिव होता है वो होता है हमारा अवर्स। उसके बाद एज रिफ्लेक्सिव या फिर एज एम्पेटिक प्रोनाउन मैं आपको आगे बताऊंगी क्या होते हैं। ये होते हैं हमारे माई सेल्फ। आई के लिए माई सेल्फ को यूज़ करते हैं एंड वी का होता है आवर सेल्फ। ओके गाइस, एंड सेकेंड पर्सन क्या होता है। अब आप सेकेंड पर्सन के लिए सेकेंड पर्सन के बारे में जान लीजिए। देखिए गाइस, ऐसा कहा जाता है जो सुने उसे हम कहते हैं सेकेंड पर्सन, लेकिन गाइस ये ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसा होता नहीं कि जो सुने उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन हम उसे कहते हैं जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होता है, जिससे फर्स्ट पर्सन बात करता है। मान लीजिए कि जैसे कि मैं हूँ, मेरे फ्रेंड्स आसपास बैठे हुए, मेरे सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, सोनाली, विवेक और भी बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं बात सोनाली से ही कर रही हूँ, लेकिन सुन तो वो सब रहे हैं ना, मेरे आसपास बैठे हैं, तो सुनाई तो उन्हें भी पड़ेगा, लेकिन बात तो मैं सोनाली से ही कर रही हूँ। तो जो सेकंड पर्सन है जिससे हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं यू। यू का ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही रहता है। इसका जो पजेसिव केस होता है वो योर्स होता है, एंड जो इसका रिफ्लेक्सिव है एम्पेटिक होता है वो योर सेल्फ होता है, या फिर योर सेल्फ का भी यूज करते हैं। देखिए, योर सेल्फ का हम यूज तब करते हैं जैसे कि मेरे सामने कोई एक बंदा है, मैं उससे एक बात कर रही हूँ, ओके, तब तो हम योर सेल्फ लगा देंगे। लेकिन अगर मेरे सामने 4-5 इंसान बैठे हुए, मैं उन सबसे बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पर हम योर सेल्फ का भी यूज करते हैं। अब गाइस,
थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए। जैसे मान लीजिए मेरे सामने मेरे दो फ्रेंड्स रागिनी एंड शालिनी बैठे हैं, ठीक है, मैं बात तो रागिनी से कर रही हूँ लेकिन मैं शालिनी के बारे में बात कर रही हूँ, तो जो शालिनी होगी वो हमारी थर्ड पर्सन है। जरूरी है शालिनी यहाँ हो, मान लीजिए शालिनी अगर दिल्ली में है तो मैं और रागिनी आपस में बातें कर रहे हैं और शालिनी के बारे में कर रहे हैं, तो जो शालिनी होगी वो हमारी थर्ड पर्सन होगी। थर्ड पर्सन कहने का मतलब है जो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं ही, शी, इट एंड दे। ठीक है गाइस, ही का यूज हम सिंगुलर करते हैं, सिंगुलर वे में करते हैं और मेल के लिए करते हैं। ओके, शी का यूज करते हैं हम सिंगुलर के वे में और ये फीमेल के लिए करते हैं। अब गाइस इट का यूज होता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इट का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे एनिमल होते हैं, जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं, उन सब के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉग है, डॉग के लिए कभी कभार हम ही का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि डॉग के जेंडर बने हुए, जितने बड़े बड़े जानवर होते हैं उन सबके जेंडर बने होते हैं, इसीलिए हम डॉग के लिए ही का यूज कर सकते हैं। वो गलत नहीं, अगर आप डॉग के लिए इट का यूज करते हैं तो वो भी सही होगा। उसका मतलब वहाँ पे ये होगा कि आप उसका जेंडर शो नहीं करना चाहते इसलिए आपने इट का यूज किया, इट का यूज भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे ही का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसका जेंडर भी शो कर रहे हैं। दूसरी बात गाइस, अगर आपको कहीं खरगोश दिख जाता है, ठीक है, तो खरगोश अगर आपके सामने आता है तो आप इतना अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो खरगोश है, खरगोशी है, इसीलिए हम उसके साथ इट का यूज कर सकते हैं। कहने का गाइस मेरा मतलब ये है, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, जितने भी हमारी बर्ड्स होती हैं, उन सब के लिए, ज़्यादातर जो निर्जीव वस्तु होती हैं उनके लिए भी हम इट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभार क्या होता है, अगर हम जेंडर वाइज हम उनको बोलते हैं, जैसे डॉग मैंने आपको बताया उसके लिए ही का यूज़ कर दें, तो उसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। उसका मतलब बस ये होगा कि हम उसका जेंडर भी शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इट का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब उन्हें हम एनिमल एज ए एनिमल मान रहे हैं, कोई हम उनका जेंडर नहीं शो कर रहे। तो और दे का यूज़ गाइस हम करते हैं प्लूरल के लिए। अगर गाइस मैंने पेन का यूज़ किया है, मैंने मार्कर का यूज़ किया है, ठीक है, तो उसके लिए तो हम दिस लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे पेन हैं तो उनके लिए हम दे लगाएंगे। या फिर जैसे कि मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, अगर मैं उनके लिए ही, अगर कोई एक है तो उसके लिए मैं ही का यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन हों वो सारे मेल, तो उनके लिए हम ही का यूज़ नहीं करेंगे, उनके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, वो फीमेल है, ओके, अगर मैं उनमें से किसी एक की बात करूँ तो उसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं उन सब की बात कर रही हूँ तो उनके लिए हम दे का यूज़ करते हैं। दे का यूज़ हम मोस्टली प्लूरल सेंस में करते हैं और दे में चाहे वो ही हो या फिर शी हो, सब की बात करेंगे तो हम उसमें दे लगा सकते हैं। अब गाइस ही, ये जो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हमारा हिम। शी का होता है हर, इट का इट ही रहता है एंड दे का होता है देम। अब ही का जो पजेसिव केस होता है वो हिज होता है, पजेसिव केस शी का होता है वो हर होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे हर्स लिखा है। इट का पजेसिव केस इट्स होता है एंड दे का पजेसिव केस देयर्स होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिफ्लेक्सिव या फिर एम्पैथिक की। ही का जो रिफ्लेक्सिव होता है वो हिमसेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है एंड दे का देम सेल्फ। ये थी हमारी गाइस टेबल। इसको आप अपने कॉपी पेन अगर आप साथ लेके बैठे हो तो इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। अब गाइस मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूं, शी टीचेस मी इंग्लिश। इस सेंटेंस में गाइस देखिए सब्जेक्ट क्या है, शी है, इसीलिए सब्जेक्टिव केस का हमने यूज़ किया है। वह मुझे इंग्लिश पढ़ाती है, इसीलिए ये तो हमारा सब्जेक्ट। लेकिन मुझे पढ़ाती है, अब जो मैं हूँ वो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, इसीलिए हमने आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यहाँ पे मी, उसका यूज़ किया। अगर मैं सेंटेंस को इस तरह से लिखूँ, आई टीच हर इंग्लिश, मैं उससे इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अब जो मैं हूँ वो मैं सब्जेक्ट की जगह पर आ गई हूँ, इसीलिए हमने आई का सब्जेक्टिव केस यूज किया है, ये हो गया हमारा। लेकिन अब मैं उसे पढ़ाती हूँ, अब जो उससे आया है अब वो हमारी ऑब्जेक्ट हो गई है, इसीलिए हम सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हर यूज करेंगे।
अब गाइस कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि जो आई का मीनिंग होता है वो मैं या फिर मैंने होता है, लेकिन गाइस आई का मीन्स केवल इतना ही नहीं होता है मैं या मैंने। आई का मीन्स मुझे भी हो सकता है और मुझसे भी होता है। जैसे कि अगर मैं कोई सेंटेंस, यहाँ पे अभी एक सेंटेंस लिखूं, आई वॉज punished by the teacher। अब जब आप किसकी हिंदी निकालोगे, आप इसका मीन्स निकालोगे, तो इसका मीन्स ये होगा कि मुझे टीचर के द्वारा, मुझे अध्यापिका के द्वारा पनिश किया गया, मुझे सजा दी गई। अब इसमें आई का मीन्स मुझे हो गया। मैं गाइस आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि वी होता है, बी का मतलब हम समझते हैं हम या हमने, लेकिन बी का मतलब केवल हम या हमने नहीं होता है। बी का मतलब कभी कभार हमको भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है। आई का मीन्स समझाता पढ़ते हैं मैं मैंने, लेकिन आई का मीन्स मुझे भी होता है, मुझे भी हो सकता है और मुझसे भी हो सकता है। ठीक है, जब भी हम कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रखते हैं तब आई का मीन्स होता है मैं या मैंने, लेकिन अगर हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें तो उस टाइम पर आई का मीन्स, अगर कोई पर्सन हो, उसका मीन्स हो जाता है मुझे या मुझसे। जैसे अगर ही है तो उससे हो जाएगा। ही का मतलब ज़्यादा हम पढ़ते हैं ही माने वह होता है, लेकिन केवल इतना मीन्स नहीं होता, ही माने उसे या उसको भी हो सकता है। वी का हमें या हमको भी हो सकता है पैसिव वॉइस में। जैसे इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल दूं, आई pushed him out of the class। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। आई पुश्ड हिम आउट ऑफ द क्लास, मैंने उसे क्लास के बाहर धक्का दिया। अब जो हिम है यहाँ पर हिम का मीन्स तो उसे है, लेकिन अगर मैं इसी को पैसिव वॉइस में बनाऊं तो इस तरह से बनेगा, ही वॉज पुश्ड आउट ऑफ द क्लास बाय मी। यानी कि उसे मेरे द्वारा क्लास के बाहर धक्का दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जो हिम है इसका मतलब भी उसे है, एंड जो यहाँ पे जो ही का हमने यूज किया है इसका मतलब भी उसे ही है। कहने का मतलब ये है, अगर हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं सेंटेंस किसी को, तो वह हो सकता है उसका मतलब, सब्जेक्ट का मतलब, या फिर जैसे कि आई है इसमें मैं या मैंने हो गया। ओके, लेकिन इसका जब हमने पैसिव बनाया तो ही का मतलब केवल वह नहीं रहता है, उसे या उसको भी हो जाता है। अब गाइस मैं एक और सेंटेंस लिखूं, उससे पहले गाइस आप एक और बात समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी पर्सन का सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हैं तो हम उसके सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। जैसे ही होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, शी होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, एंड आई होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट की शुरुआत गाइस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, कभी भी सेंटेंस की शुरुआत हिज से नहीं होती है, कभी भी सेंटेंस की शुरुआत हर से नहीं होती है, और कभी भी सेंटेंस की शुरुआत मी से नहीं होती है। सेंटेंस की शुरुआत तो हम इन्हीं वर्डों से करते हैं। कभी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्टिव केस को आगे नहीं रखते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्टिव केस को आगे रखना है तो हम उसका सब्जेक्टिव केस रखते हैं। ओके गाइस, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको थोड़ी और बात बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा आई बीट, इसका अगर मैं पैसे बनाऊं तो क्या बनेगा, ही वॉज बीटन बाय मी। यहाँ पर गाइस मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब भी प्रेपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, जब भी देखिए यहाँ पे क्या, ये जो बाय है ये हमारा प्रेपोजिशन ही तो है। जब भी प्रेपोजिशन के बाद हम किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हमेशा उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करते हैं। हमें देखिए गाइस, जब भी हम प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हमेशा उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगे। अब नाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म मोस्टली क्या होती है, मी होती है, अस होता है, हिज होती है, हिम होती है, हर होती है, सॉरी हिम नहीं होती है, हिज नहीं होती है, हिम होती है। उसके बाद हमारा यू भी होता है ऑब्जेक्टिव केस में, इट भी होता है। कहने का मतलब है ये, अगर प्रपोजिशन के बाद हम अगर प्रोनाउन का यूज करेंगे हमेशा उसकी ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जैसे कि हम कभी भी
फॉर आई नहीं लिख सकते। फॉर हमारा एक प्रपोजिशन है, फॉर के बाद हम कभी भी आई नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत होगा। फॉर के बाद हम हमेशा मी लिखते हैं। अगर हम विद लिखेंगे तो विद के बाद हम मी लिखेंगे, विद लिखते हैं तो विद के बाद हम हिम लिखते हैं। कभी भी हम विद के बाद ही नहीं लिखते। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं विद ही, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं बिफोर शी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बिफोर के बाद हम शी नहीं लिखेंगे। ठीक है, बिफोर जो होता है वो हमारा कभी कभार कंजक्शन की तरह भी कार्य करता है, कभी कभार कंजक्शन की तरह भी कार्य करता है। लेकिन जब हम इसको प्रेपोजिशन के सेंस में लेंगे तो इसके बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। बिफोर हर कर सकते हैं, लेकिन बिफोर सी कभी नहीं करेंगे। बिफोर सी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ, बिटवीन हिम एंड आई। देखिए इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे आते हैं एग्जाम में, एरर्स में आते हैं। इनमें एरर क्या है, हमें वो एरर ठीक करना होता है। अब गाइस देखिए, बिटवीन क्या है, बिटवीन हमारा एक प्रेपोजिशन है, और अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद हम जिस भी नाउन का जिस भी प्रोनाउन का यूज करेंगे वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगी। देखिए हिम है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ये जो आई है क्या हमारा ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है। ये हमारा तो आई जो है वो तो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। यहाँ पर आई बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए हिम एंड मी। अब गाइज मैं एक और सेंटेंस लिखूं, बिसाइड्स शी हर ब्रदर इज आल्सो गिल्टी। उसके अतिरिक्त उसका भाई भी दोषी है। ये सेंटेंस गाइस देखने में तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बिसाइड्स शी हर ब्रदर इज आल्सो गिल्टी, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अब देखिए ये बिसाइड्स है, ये हमारा प्रेपोजिशन है, एंड प्रेपोजिशन के बाद अगर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसकी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन ये जो शी है ये तो हमारी सब्जेक्टिव फॉर्म है। सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज हम कैसे कर सकते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस है बिल्कुल रॉन्ग है। इसकी जगह पे बिल्कुल सही ये होगा, बिसाइड्स हर ब्रदर इज आल्सो गिल्टी। ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर हम बिसाइड्स के साथ सी का यूज करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। यही गाइस एरर्स आते हैं हमारे कुछ। बिसाइड्स सी हर ब्रदर इज आल्सो गिल्टी सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सही सेंटेंस होगा बिसाइड्स हर ब्रदर इज आल्सो गिल्टी। इसी तरह से एक और सेंटेंस में लिखूं, जैसे मैं लिखूं आई डोंट नो योर्स एड्रेस। अब गाइस देखिए, आई डोंट नो योर्स एड्रेस, क्या ये सेंटेंस सही है? हमने यहाँ पे योर्स का यूज किया और हमें ये भी पता है कि जो योर्स है वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। अगर ये पजेसिव प्रोनाउन है तो इसके बाद नाउन नहीं आ सकता, लेकिन एड्रेस है वो तुम्हारा नाउन है, इसके बाद नाउन आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे योर्स जो लगा है वो गलत लगा है। सही सेंटेंस हमारा होगा आई डोंट नो योर एड्रेस। यही गाइस हमें छोटे छोटे एरर्स दिए जाते हैं, और अगर यही हमें छोटी छोटी बातें नहीं पता होती हैं तब हमारा जो सेंटेंस होता है वो गलत हो जाता है। योर्स ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। हमने आपको कुछ देर पहले ये भी बताया था, और ये भी बताया था अगर पजेसिव प्रोनाउन आता है उसके बाद कोई नाउन आ ही नहीं सकता है ना। अगर प्रोनाउन का यूज कभी भी हुआ है उसके बाद नाउन कभी नहीं आता है। अगर ये जो योर है इसके बाद अगर ये नाउन आया है इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है। हम यहाँ पे योर्स का नहीं बल्कि योर का यूज करेंगे। इसी तरह से एक सेंटेंस और होता है, वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट की जगह पे हमने वन को रखा हुआ है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस और मैं आपको इस तरह से दूं,
अगर हम सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, शी मस्ट कीप हर प्रॉमिस। इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ही हमने ऑब्जेक्टिव केस को यूज किया है, लेकिन ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट तो वन है, क्या हमने इसके सब्जेक्टिव केस का यूज क्या हमने इसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है? यहाँ पे हमने यहाँ तो हिज कर दिया है, और हिज तो ऑब्जेक्टिव केस ही का होता है, यानी कि जो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। अगर हम सब्जेक्ट का यूज यहाँ पे करते हैं, अगर यहाँ पे कोई हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है या फिर पजेसिव केस लगाना होता है, तो हम वहाँ पर उसके पजेसिव का ही लिखते हैं। जैसे कि सी का पजेसिव हमने यहाँ पे हर लिख दिया, तो हम यहाँ पे हिज नहीं लिखेंगे बल्कि वंस लिखेंगे। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। गाइस देखिए, ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी प्रोनाउन को अगर हम प्रेपोजिशन के बाद लिखते हैं तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखते हैं। लेकिन गाइस ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता है। जब हम डिग्रीज पढ़ेंगे ना, तो डिग्री में हम अगर जो प्रेपोजिशन होता है उसके बाद अगर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो उसको हम कभी कभी सब्जेक्टिव केस में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, शी कांट डू इट एज वेल एज आई। यहाँ पे एज वेल एज ये हमारा प्रेपोजिशन है, लेकिन इसके बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे अगर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वह उस काम को नहीं कर सकती है जैसा कि मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो वर्ब है हमारी कैन, ये जो वर्ब है ये हमारी छिपी हुई है, और हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ, याद रखिए कभी भी वर्ब नहीं लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं हम सब्जेक्टिव केस के साथ, क्योंकि इस सेंटेंस में जो कैन है वो छुपा हुआ होता है। ये गाइस डिग्री की बात है, हम डिग्री में और डिटेल में पढ़ेंगे। आप जरा यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए कि अगर प्रेपोजिशन आता है कभी और उसके बाद हमें अगर प्रोनाउन का यूज़ करना हो तो हम उसके ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है। अगर हम डिग्रीज पढ़ते हैं तो डिग्री में क्या होता है, अगर प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है तो उसके बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं प्रोनाउन में, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब होती है ये छुपी रहती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वह उस काम को नहीं कर सकती है जैसा मैं कर सकता हूँ, जैसा मैं कर सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे हमने आई का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है ये छुपी हुई है। ओके गाइस, जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखूं, ही कांट डू इट एज वेल एज शी। यहाँ पर हम हर नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे हर करेंगे, क्योंकि हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं, शी कांट डू इट एज वेल एज हर, अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। देखा जाए जिस हिसाब से हमने रूल पढ़े हैं उस हिसाब से तो सही है, लेकिन ये गाइस डिग्री में ऐसा नहीं होता है। डिग्रीज में हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका मतलब ये कि वह उस काम को नहीं कर सकता जितना कि जिस तरह से वह कर सकती है। यहाँ पर भी जो है कैन छुपा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे हर का नहीं बल्कि शी का यूज करेंगे, और जब हम यहाँ पे शी का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे गाइस अभी तक आप बस इतना ही याद रखिए, डिग्री की बातें हम डिग्री के जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम सिखाएंगे। अभी बस आप इतना याद रखिए कि जब भी हम प्रोनाउन का यूज किसी भी प्रेपोजिशन का बात करेंगे तो हम उसकी हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। बस इतना काफी है, ये आगे की बातें हम डिग्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब गाइस रह गया हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम उसको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए, बनाए रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस एंड थैंक यू।